नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियार मनादुली। दर्शकों, स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है, लेकिन हम देखते हैं कि हम अक्सर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से हमें स्वास्थ्य से संबंधित कई बीमारियां यहाँ पर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसकी रफ्तार थोड़ा थम जाती है। आप देखते होंगे, एक हंसता खेलता बच्चा जो कल तक आराम से खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, अचानक से बिस्तर में लेट जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ दिक्कत हो जाती है, उसे डायरिया हो जाता है और उसकी वजह से सभी घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। डायरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली का आईना भी है। क्योंकि जिस तरीके से आज हम जंक फूड खाते हैं, खाना खाने से पहले या फिर हम अपने सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, इसकी वजह से डायरिया हो जाता है और डायरिया की वजह से हमें कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर होती हैं। तो इसी संबंधित है हमारा आज का विषय, गर्मियों के मौसम में डायरिया, कारण और उपचार। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सुनील कुमार झा जी मौजूद हैं, जो वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। गर्मियों का मौसम है, डायरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे में सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि डायरिया क्या है? डायरिया एक तरह का, आप जिसको उल्टी दस्त हिंदी लोकचाल की भाषा में बोलते हो आप, लूज मोशन, जी। अत्यधिक लूज मोशन होना डायरिया का प्रथम ये है। जैसे कि आप बार-बार, कोई भी बच्चा हो या बड़ा भी हो, जी। हर एज ग्रुप में डायरिया अफ़ेक्टेड का होता है। तो डायरिया मतलब कि आपको लूज स्टूल और लूज मोशन जिसको आप बोलते हो, वो हो रहा है। ये आमतया हर एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है, मगर बच्चों में जी। ये इसकी संभावना अत्यधिक होती है। डॉक्टर साहब, डायरिया के जो लक्षण की जब हम बात करते हैं, तो क्या इसके लक्षण सिर्फ़ यही है कि आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, या फिर हमें प्राइमरी स्टेज में कोई और लक्षण भी इसके दिखाई देते हैं, अगर हमें डायरिया होने वाला है तो? डायरिया तो आप, जैसे कि आपने बोला कि ये केवल दस्त होना ही इसका एक लक्षण नहीं है। उसके साथ-साथ अन्य बहुत सारी चीज़ें जुड़ सकती हैं। जैसे कि वॉमिटिंग, जी। उल्टी भी होना, उल्टी दस्त इसलिए आप लोग एक साथ बोलते हो, तो जी। उल्टी दस्त दोनों एक साथ है। किसी-किसी में फ़ीवर भी आ सकता है, डिहाइड्रेशन, मुँह सूखना, जैसे जी। कि बार-बार होंठ का सूखना, जीभ का सूखना, ये भी एक प्राथमिक लक्षण हो सकते हैं। किसी एज ग्रुप में पर्टिकुलर यदि कोई बीमार है, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो सकता है कि उसको मोशन कम हो रहा हो मगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा हो। जी। तो ऐसे में वो भी एक संभावित और भी लक्षण हो सकते हैं। पेट दर्द के साथ इसकी, अब इसको एसोसिएशन मान के चल सकते हैं। उल्टी नहीं हो रही मगर उल्टी होने जैसी टेंडेंसी हो रही है। जी। तो इसको भी आप एक मान सकते हैं कि इसके साथ जुड़ा हुआ सिम्पटम। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने उम्र की बात की है, लेकिन अक्सर हम लोगों को ये लगता है कि जो डायरिया है वो छोटे बच्चों को, जो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको जो डायरिया की शिकायत है वो ज़्यादा होती है। क्या ऐसा है? बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि छोटे बच्चों में संक्रमण का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। छोटे बच्चों में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चूँकि आज एक ख़ास प्रोग्राम आपने दिया है, तो मैं इसमें बोलूँगा कि हर एज ग्रुप के साथ डायरिया के अलग-अलग हिस्से हैं। जैसे कि छोटे बच्चे, जैसे मान लो कि बॉटल फीडिंग है, 3 महीने तक का, 4 महीने तक का बच्चा, उसको भी डायरिया हो सकती है, उसको भी बार-बार मोशन हो सकता है। जैसे कोई मदर बॉटल फीड करवा रही है, तो उसमें भी डायरिया के लक्षण बार-बार वो बोलेगी कि बार-बार दस्त हो रहे हैं इसको। ये एक 3 से 6 महीने का भी एज ग्रुप हो सकता है। 1 से 3 साल के बच्चे जो ज़मीन में खेल रहे हैं, जी। वो अपने हैंड एंड हाइजीन का ख़्याल नहीं रख रहे हैं, या फिर पानी कहीं से पी लिया या कहीं से मुँह में रख लिया, उ उस उसमें भी संक्रमण हो सकता है। तो बच्चे 5 साल तक के एज के बच्चे सीवियरली अफ़ेक्टेड होते हैं। 5 साल तक के बच्चों में जो डायरिया का संक्रमण का जो पूरा है, उसमें क्या है कि ज़्यादातर 40% केसेस में वायरल होते हैं। जी। रोटा वायरस उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। 40% केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं और 20% केस में हम लोग प्रोटोजोअल बोलते हैं, मतलब जिसमें कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो बहुत ही कॉमन है 5 साल तक के एज ग्रुप में। हालाँकि डायरिया हर एज ग्रुप को अफ़ेक्ट करता है, जी। मगर आपने एकदम सही सवाल बोला कि 5 साल तक के बच्चों को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अक्सर माता-पिता को ये लगता है कि छोटा बच्चा जो मदर फीडिंग कर रहा है, माँ का दूध पी रहा है, तो ये एक हमारी पहले से परसेप्शन चला आ रहा है कि वो बच्चा जो है माँ का दूध पीने के बाद लगातार थोड़े-थोड़े टाइम पे पॉटी करता रहता है। तो क्या ऐसे में हम कैसे इसको पता करें कि जो बच्चा है उसको डायरिया हो गया है?
देखिए, यदि ब्रेस्ट फीड कर रहा है जी। बच्चा, अपनी माँ का दूध पी रहा है और बार बार स्टूल हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग चिंतित नहीं होते हैं। जी। मगर यदि यही इसी को आप रिवर्स कर दीजिए कि यदि वो बॉटल फीडिंग है, जी। तो आप जैसे अभी इस गर्मी के सीजन में हम लोग बात कर रहे हैं, या बॉटल फीडिंग हमेशा हम लोग अवॉइड करने बोलते हैं, जी। क्योंकि आप क्लोज्ड स्पेस में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, तो वही जो दूध है उसमें एक संक्रमण की स्थिति पैदा हो जाती है। तो मदर को वैसे भी, यदि सपोज करो कि वो मदर मिल्क बेबी है और माँ जो है ये नोटिस कर रही कि उसको बार बार दस्त हो रहे हैं, तो मदर को ये चीज़ ज़रूर वो नोटिस में डॉक्टर या किसी भी के नज़र में ज़रूर लाता है कि बार बार दस्त हो रहे हैं। उसमें अब यदि मदर की मिल्क पे है तो उसमें कुछ एक कारण माँ के खान पान से मतलब है। जी। मदर जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज़ें हैं जो कि उसको डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, या फिर मैं जो देखता हूँ कि मदर का वाटर इनटेक कम है, मदर खुद ही पानी कम पी रही है और उसके बाद उसको हो रहा है, तो ये एक चिंता की विषय है। मगर उसमें केवल एक ही सलाह जो मदर को दी जाती है, जो प्रॉपर है, जितनी बार भी बच्चा दस्त करेगा तो मदर को अपना ब्रेस्ट फीड करवाना है। जैसे कि अभी मदर ने ब्रेस्ट फीड करवाया जी। और 20 मिनट के बाद उसने मोशन पास कर दिया, तो फिर से मदर को बोलना है कि ब्रेस्ट फीड करवाना है। अमूमन एक छोटा बच्चा 2.5 से 3 घंटे पे फीड करता है। एक बच्चा पूरे 24 घंटे के साइकिल में 8 बार एक सामान्य बच्चा फीड करता है। जी। मगर यदि सपोज करें कि उसको दस्त की संज्ञा दें हम लोग कि दस्त हो रहा है, तो तब वो मदर को क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बाहर से इंटेक नहीं लेगा, जी। तो वो जितनी बार भी दस्त करेगा तो माँ अपना दूध पिलाएगी। तो उसका उपचार यही है, मदर के हाथ में है। मदर के लिए 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें, कि मदर अपना हैंड एंड हाइजीन का ख्याल रखे, मदर वाटर इनटेक ठीक रखे, मदर अपने खान पान में ध्यान रखे और मदर प्रॉपर पानी पी। जी। ये एक छोटे बच्चों की बात है। अब उससे यदि आप बड़े बच्चों में जाएंगे तो फिर उसके कारण और लक्षण अलग है। इसमें ही जाते जो 5 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके जो कारण हैं, जो लक्षण हैं, वो किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं? 5 साल तक में क्या है कि बच्चे यूजुअली प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, जी। बच्चे बाहर का कुछ खा ले रहे हैं, या बच्चे खेल के आए उसने हैंड वॉश नहीं किया, तो वहाँ पे संक्रमण की स्थिति पैदा होती है, तो उसको दस्त बार बार हो रहे हैं। जी। अब उसमें यदि दस्त हो रहे हैं और मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि उसको पेट में दर्द भी है, फीवर भी है, तो ऐसे यदि केवल दस्त हो रहा है तो निश्चित रूप से वो वायरस के से अफेक्टेड हो सकता है, वायरल का उसमें लोड होगा, वायरस वाले कहानी हो सकती है। मगर यदि बुखार भी आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो ये एक तरह का जिसको जीआई इन्फेक्शन आप बोलते हैं, तो उसमें ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ओर जाता है। मगर दोनों स्थितियों में जो इलाज है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आप एक प्रश्न में मैं उसका उत्तर अभी देता हूँ, जी। 5 साल वाले में केवल और केवल ओआरएस या होममेड ओआरएस, या आपके घर में दाल का पानी, नारियल पानी, ऐसी चीज़ें जो होती हैं उससे ही वो बच्चा ठीक हो सकता है। जी। 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं डायरिया के केसेस को। पहले हम बोलते हैं कि माइल्ड, मतलब कम वाला, जहाँ पे कि उसके होंठ के सूखने की स्थिति है, यूरिन की स्थिति जी। है, इरिटेबिलिटी है, वो सब हम देखते हैं। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में बांटते हैं। माइल्ड और मॉडरेट का जो ट्रीटमेंट है वो केवल और केवल ओआरएस से ही हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो 5 साल तक तो स्थिति ये होगी। अब जी। 5 साल से 18 साल में हम चलते हैं, तो जैसे कि बाहर का वो खाना खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, या फिर वो फिर खेलने की स्थिति है, अपना हैंड एंड हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहा है, या कहीं से दूषित पानी पी लिया, या कहीं बासी भोजन कर लिया, या स्ट्रीट फूड खा लिया, ऐसे में होता है। तो फिर स्थितियां तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के हिसाब से ही डायरिया का ट्रीटमेंट जी। करते हैं। मगर उसमें फिर यदि बुखार भी एसोसिएटेड है, पेन भी है, उल्टी भी है, सर में दर्द भी हो रहा है, या उसको वीकनेस आ रही है, तो फिर ओआरएस के ट्रीटमेंट से वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो उसको निश्चित रूप से निकटस्थ किसी भी डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको और भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है।
डॉक्टर साहब बिल्कुल जैसे प्राथमिक उपचार की जब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्राथमिक उपचार करें। तो ऐसे ही जैसे हम गर्मियों के मौसम की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अगर आपको डायरिया हो जाता है और हो भी सकता है, तो ऐसे में आपको पहले से क्या तैयारियां रखनी है? देखिए, यदि तैयारी ना भी रखें तो मगर घर में सर्वसुलभ साधन है। जी। आप नमक चीनी का घोल बोलती हो, एक संतुलित मात्रा में 1 चम्मच आधे चम्मच नमक, 1 चम्मच से 2 चम्मच चीनी और पानी ले लें आप, जी। और उसका एक घोल बना लें जिसको आप ओआरएस बोलती हैं। नहीं, यदि आप उसको करते हो, आप माड़ भी दे सकती हो, जो चावल का आप बोलते हो उसको, वो भी दे सकते हो, या फिर दाल का पानी दे सकती हो। ये 3 उपचार उपाय तो आपके घर में मौजूद है। ओआरएस भी आपके लिए सर्वसुलभ साधन है, जी। ओआरएस आप ला सकती हैं। उसमें अमूमन यदि जैसे फर्स्ट कैटेगरी है जिसको हम लोग माइल्ड बोल रहे हैं, तो उसमें बोलते हैं कि 10 ml पर केजी, जैसे कि एक साल का बच्चा 10 किलो का होता है। जी। तो 10 किलो का बच्चा होता है, इसका मीन्स ये है कि 10 ml पर केजी, तो 100 ml एक बच्चे को लग जाएगा, 10 किलो के बच्चे को। जी। तो उसमें क्या है कि 10 ml पर केजी पर एपिसोड है। मतलब एक बार दस्त किया तो आप अमूमन 10 किलो का बच्चा है तो 100 ml ओआरएस दे दीजिए। जी। 100 ml ओआरएस दे दीजिए टिल रिकवरी, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता है। अब यदि उससे आगे की स्थिति आती है, जो मॉडरेट में जाता है, जी। तो फिर उसमें नियम कुछ और है। तो उसमें नियम यह है कि हम 75 ml पर केजी इन 4 घंटे में, इन 4 आवर। 75, जैसे कि सपोज कीजिए 10 किलो का बच्चा है, जी। तो 75 ml हमने देना है। तो इसका मतलब है कि 750 ml हमने 4 घंटे के दरमियान में उसको दे देना है। जी। ये दोनों स्थितियां हम लोग घर में ही कर सकते हैं। ओआरएस के अलावा और कुछ किसी भी चीज की नीड नहीं। जी। ये दोनों चीज हम लोग घर पे कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि बात नहीं संभलती है, तभी तो डॉक्टर से निश्चित रूप से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि दूषित पानी को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं डायरिया में? सबसे बड़ा और मुख्य कारण आपने जो बोला वो दूषित पानी है। जी। दूषित पानी कैसे? हर आदमी समझ रहा है कि वो पानी जो घर में उसके आ रहा है वो उसका अपना पानी है, जी। मगर स्थितियां अलग है। जी। वो पानी तो कहीं से चल के आ रहा है। हम लोग जैसे पहाड़ी राज्य में रह रहे हैं तो हमारे लिए ये कठिन एक परिस्थिति है। सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है, जी। मगर हम आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। हम स्रोत को ही मान लीजिए गंदा करके चले, मान लीजिए कि वहाँ से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आ रहा है, तो वहाँ से हमने वाटर को चेन को एक बनाया। तो वो तो जब सोर्स ऑफ जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यदि वहीं पे कोई उसको इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो तो आपके घर में डिस्ट्रीब्यूट हो जी रहा है। बिल्कुल। तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, आप ये बोल रहे हैं कि आप हर के घर में कहीं ना कहीं आरओ है या वाटर प्यूरिफायर है वाटर प्यूरिफायर है, जी। मगर ये हम भूल जा रहे हैं कि हम नहाने का पानी, कुल्ला करने का पानी, बर्तन धोने का पानी, फल धोने का पानी, जी। वो हमारा आरओ नहीं होता है। तो हमें तो ओवरऑल पानी का ध्यान रखना है। इसलिए स्वच्छ जल मिशन जो भारत सरकार का और जो स्टेट गवर्नमेंट भी उसको इम्प्लीमेंट करके चल रही है, वो इसलिए कि जब तक जल स्वच्छ नहीं रहेगा तो ये जितनी भी संक्रामक बीमारी है इसके होने के चांसेस रहेंगे। जैसे कि टाइफाइड है, पीलिया है, ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है। जी। जैसे दस्त है, ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है। तो इसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो पानी निश्चित रूप से यदि दूषित होगा तो निश्चित रूप से जी। होगा। डॉक्टर साहब यहाँ पर जैसे आपने भी बात करी कि चाहे राज्य सरकार की हम बात कर ले या केंद्र सरकार की बात कर ले, कई स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, चाहे जल से संबंधित हो या स्वच्छ भारत मिशन हो। क्या आपको लगता है कि इन मिशन को चलाने के बाद जो डायरिया जैसी बीमारी है, हम इस पर कितना रोक पाए इसको? नहीं, मैं तो बोलूँगा कि आप यदि पुराने ज़माने की हिस्ट्री ले लें, जी। तो पहले आप कॉलरा बोलती थी। जी। अब कॉलरा तो आपने हटा दिया, कॉलरा तो आपने इरेडिकेट कर दिया। मगर आज भी आप देखिए कि केसेस बहुत कम हो गए। पहले गांव के गांव आ जाते थे इसके चपेट में, जी। मगर चूंकि पानी की जो उपलब्धता और स्वच्छता जो अभियान चला है, उसकी वजह से केसेस बहुत कम हुए हैं। हाँ, अब केसेस क्यों बढ़ रहे हैं उसकी पीछे की वजह मैं बता दूँ, जो ये पॉपुलेशन डायनामिक्स है हमारा, जी। जो आबादी हमारी बढ़ रही है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नीड बढ़ रही है, या हम उस सोर्स को या पानी के चेन को इन्फिल्ट्रेट कर दे रहे हैं। जैसे कि सपोज कि जैसे कि हम अर्बन जगह पे रह रहे हैं, हम शहरी एरिया में रह जी। रहे हैं,
तो आपके घर से पानी कहीं चल रही है, कहीं घर बन रहा है, कोई नाली उसमें डाल रहा है, वहीं से कहाँ कहीं से लीकेज हो रहा है, या आप पाइप से जोड़ रहे हैं उसको, आप प्रॉपरली उसको वो नहीं कर रहे हैं, तो पानी कहीं ना कहीं यदि इन्फेक्टेड होगा तो ये बीमारी होगी। हमारा और पूरे समाज का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि जो आपने एक बात की कि जल स्वच्छ हो या दूषित ना हो, उसकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि अब जो गांव से जो लोग हैं वो शहरों में आ गए, अब शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे में क्या आपको एक ये वजह लगती है कि जो डायरिया, क्योंकि शहरों में थोड़ा स्वच्छता रहती है, क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो डायरिया है वो ज़्यादा होता है? मुझे तो मैडम ये लगता है कि ग्रामीण पे तो हम लोगों ने ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। ग्रामीण की एक जो हम लोग विषम भौगोलिक परिस्थिति में रह रहे हैं, तो ग्रामीण में केवल एक ही प्रॉब्लम होती है, बारिश का सीजन, जी। जहाँ की हमारे सोर्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, चूँकि सारे चारों तरफ से पानी आने लगता है। अदरवाइज ग्रामीण परिवेश में अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे भी काफ़ी हद तक मतलब पूरा कंट्रोल में है। जी। शहर में मैं उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मानता हूँ, क्योंकि आप हर जगह कहीं न कहीं निर्माण कार्य होता है, तो वो वहाँ पे कहीं न कहीं पानी को बाधित कहीं हो जाती है या फिर इन्फेक्टेड हो जाता है। मुझे लगता है कि शहर में ये प्रॉब्लम उतनी ही है जितनी गाँव में। गाँव में तो हम आबादी चिन्हित कर लेते हैं, गाँव में एक डिसिप्लिन भी कर लेते हैं, शहर में ये प्रॉब्लम होती है। हालाँकि शहर में हमारे पास चूँकि सुविधाएँ तमाम उपलब्ध होती है, हम उस चीज़ को भी बहुत जल्द कंट्रोल कर लेते हैं, ये एक अलग विषय है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में जिस तरीके से लगातार हम डायरिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि जो डायरिया है, इसको कंट्रोल करने के लिए आम इंसान की भागीदारी इसमें क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस। मैं 5 स्टेज में इसको बाँटूँगा। जी। एक तो जल है, दूसरा जो पानी की शुद्धता है, दूसरा मैं जो पब्लिक अवेयरनेस ये होना चाहिए कि हम बासी भोजन ना करें। जी। स्ट्रीट फूड्स का कम करें, यदि स्ट्रीट फूड खाएँ तो उसमें स्वच्छता देख लें। चौथा चीज़ मैं ये बोलूँगा कि हर आदमी को अपने सैनिटाइज़ेशन पे, हैंड वॉश पे, यदि आप बच्चों में यदि हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन पे ध्यान दें, तो 50% से ज़्यादा तो केवल इन्हीं दोनों उपाय से आप कट कर सकते हैं उसको, जी। संक्रमण को रोक जी। सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि बच्चे स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, ये एक कुछ चीज़ें रहेगी जिसमें कि जन भागीदारी से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, बीमारी को रोक सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो डायरिया बीमारी है, ये लाइलाज भी हो सकती है? मतलब एक स्टेज ऐसी आ सकती है अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं समय रहते, कि ये आपकी जान पे भी बन सकती है। क्या ऐसा होता है डायरिया के साथ? बहुत आज की तारीख में तो रेयर है, चूँकि स्वास्थ्य सुविधाएँ काफ़ी उन्नत हो गई है। माइल्ड मॉडरेट वाला जो फ़ेज़ है, इसमें तो ऐसा कोई जान पे खतरा नहीं है। सीवियर वाले में क्या होता है कि ड्रिप, आईवी ड्रिप चाहिए, आईवी जी। फ्लूइड चाहिए। वहाँ पे यदि उस स्टेज को, सेकंड और थर्ड स्टेज के कन्वर्जन को यदि कोई पहचान नहीं पा रहा है, तब वहाँ पे गलती हो सकती है। निश्चित रूप से देखिए, पानी की कमी होगी शरीर में, तो हमारे किडनी पे उसका बुरा असर जी। पड़ना हो जाएगा। तो यदि उस स्टेज को रिकॉग्निशन में कहीं लोग किसी लापरवाही कर देते हैं, तो ऐसे स्थिति में जान पे खतरा हो सकता है। मगर यदि जैसे कि निकटस्थ किसी भी हॉस्पिटल में वो जाता है और डॉक्टर उसकी कारण और लक्षण को पहचान लेते हैं, तो यदि आईवी ड्रिप तो इमीडिएट स्टार्ट होती है, तो फिर ये ऐसा नहीं है। ये बहुत फास्ट रिकवरी भी है इसमें। जी। केवल हमें उस स्टेज को पहचानने की ज़रूरत है कि कब हमें मॉडरेट टू सीवियर में शिफ्ट हो जाना है। तो यदि सीवियर में लैंड करता है कोई आदमी या बच्चा या कोई भी, खास करके जो आपने बोला उसमें एक स्पेशल कंडीशन मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। जैसे कि कोई आदमी क्रोनिक बीमार है, जी। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ और उसको उल्टी दस्त हो रहा है, उनको उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर उसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला जाता है, तब फिर उसमें मैक्सिमम खतरे पे चला जाता है। या फिर कोई कैंसर पेशेंट है, या फिर किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन हो रही है अन्य किसी बीमारी के वजह से, तो उसमें वो खतरा वाला एज जी। ग्रुप अलग है। अमूमन छोटे बच्चों में या बड़े में भी यदि माइल्ड मॉडरेट वाले फेज में, तो हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो ओआरएस का ट्रीटमेंट है। मगर यदि सीवियर में आता है, तो उसमें हमें निश्चित रूप से बहुत संजीदगी के साथ उसको ध्यान देने की जरूरत है। जी। डॉक्टर साहब, एक हमारे परसेप्शन ये भी है कि जो डायरिया होता है ज़्यादा छोटे बच्चों को ही होता है। क्या ये छोटे बच्चों को ही ज़्यादा होता है या बुजुर्गों को भी?
कि ये छोटे बच्चों में बुजुर्ग से ज़्यादा होता है। जी। बुजुर्ग यदि मान लीजिए कि सपोज कीजिए आप किसी ऐसे जब दावत खाने जा रहे हो, गर्मी का सीज़न है या फिर कहीं ऐसा फूड खा लिया, स्ट्रीट फूड खा लिया, तब तो होने के चांसेस होते हैं। और छोटे बच्चे में बड़ी कॉमन है, क्योंकि माँ बाप कितना भी ध्यान दे, बच्चा ज़मीन में खेल ही रहा है। बच्चा बहुत हम लोग के जी। इतना हम लोग रोज़ बोलते हैं, फिर भी बॉटल फीडिंग बहुत ही कॉमन है, जी। तो बॉटल फीडिंग करवाते ही हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में मैं इसको छोटे बच्चों में ज़्यादा लिमिट करूँगा जी। कि छोटे बच्चों में होता ही है। डॉक्टर साहब, मौसम परिवर्तन की यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम जैसे गर्मियों के मौसम की बात करें, लेकिन अगर गर्मियों के मौसम में क्या डायरिया ज़्यादा होता है और मौसम परिवर्तन में क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए डायरिया यूजुअली जो आउटब्रेक्स होते हैं या डायरिया की जो स्थितियां बढ़ती हैं, वो हम बोलते हैं कि गर्मी का सीज़न बहुत इसके लिए मुफीद होता है। गर्मी का सीज़न जब यहाँ से लेके अप्रैल के महीने से लेके और अगस्त के महीने तक, जब तक कि गर्मी का सीज़न आप मानते हो, तब तक इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जी। हालांकि विंटर डायरियाज भी होते हैं, यदि एक्सेसिव कोल्ड पड़ता है तो छोटे बच्चों में उसमें भी होता है। मगर गर्मी का सीज़न मोस्ट कल्प्रिट है इसका, क्योंकि जो इन्फेक्शन का रेट है वो बढ़ जाता है। जी। तो गर्मी सबसे ज़्यादा इसके लिए एक सीज़न मानूंगा मैं। जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो जीवन शैली है, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आया है, उसकी वजह से जो डायरिया जो बीमारी है, इसका ग्राफ बढ़ रहा है या बढ़ा है? देखिए हमारी जीवन शैली या हमारे बच्चों की फूडिंग की हैबिट, ये दोनों चीज़ें जो है अब बढ़ा है। वो इसलिए बढ़ा है, देखिए खाने में मैं किसी भी फूड का विरोधी नहीं हूँ, मगर यदि फूड अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया हो तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। मगर आप एक खाना, वही खाना जो मान लीजिए कि बाहर में बन के तैयार है या फिर उसको काफ़ी देर देर तक रखा गया है, या जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसको जो बेच रहा है, वो केवल वो बिजनेस यदि कर रहा हो, यदि हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहा हो, तो एक स्थितियाँ ऐसी आ जाएगी कि आप उसको खाओगे तो बीमार हो जाओगे। जी। आप देखिए अमूमन जो घर का खाना खाते हो तो आप बहुत कम बीमार पड़ते हो, मगर आप जब बाहर का खाना खाते हो, वो हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। मैं तो इन सभी लोगों को, यदि हमारे दर्शक कोई सुन रहे हो, ये देख रहे हो, तो मैं निश्चित रूप से बोलूँगा कि सामान बेचें, फूड में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाइजीन और साफ़ सफाई ढक के रखें, शीशे के जार में रखें, तमाम ऐसी चीज़ें करें, और तभी जाके मेंटेन हो सकता है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ फूड और क्वालिटी ऑफ प्रिपेयर, दोनों को आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, तब हम इसको रोक सकते हैं। चौथा चीज़ जो मैं बोलूँगा, फिर से हम उसी बात पे आते हैं, पानी। पानी का सोर्स इन्फेक्टेड ना हो। यदि कोई होटल और ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ पे वो क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, जो आप पानी की शुद्धता, ये दोनों चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जब गर्मियों के मौसम की अगर हम बात करें, स्विमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हर कोई स्विमिंग करने चाहता है कि थोड़ा हमें ठंडक मिले। तो ऐसे में आप कहेंगे कि क्योंकि डायरिया आप कह रहे हैं दूषित पानी है, जब एक ही पानी बहुत सारे लोग नहाएँगे तो वो भी दूषित हो जाएगा। तो क्या आप कहेंगे कि स्विमिंग करने जाएँ? जी। जैसे कि नेचुरल जितने भी हमारे स्विमिंग प्लेस हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो पूल वाले लोग हैं, यदि वो उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं और उसमें भीड़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आप तब इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो मतलब छोटे बच्चों को हमें अवॉइड करना चाहिए। छोटे बच्चों को अवॉइड तो नहीं बोलूँगा, खाली इतना ध्यान रखना चाहिए कि प्लेस कैसा है। जी। प्लेस यदि भीड़ कम है तो कोई बात नहीं है, भीड़ ज़्यादा है तो अवॉइड करनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, जैसे अगर डायरिया जैसे फ्रीक्वेंटली और किसी को हो रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि दूषित पानी है या फिर खाना है, अगर आप ढंग से अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर आपको अभी आपने हुआ, आपने ध्यान दिया, आपने मेडिसिन लिया, आप ठीक हो गए, उसके बाद फिर वो हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंटली अगर किसी को वो चीज़ हो रही है, तो ये आगे चल के क्या दिक्कत बन सकती है बड़ी? देखिए 2 बातें हैं, यदि मदर बोलती है कि इसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ये मोटा नहीं हो पा रहा है, ये बार-बार बीमार पड़ रहा है, हमें ऐसे में जो ये सब जितने भी हम लोगों ने पहले बात की, इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ बोलूँगा मदर को ख़ास करके, कि इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। जी। आप अब इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएँ? अब इम्यूनिटी, जैसे बच्चा मान लीजिए फ़ास्ट फूड खा रहा है तो कर्टेल कर दीजिए, घर में बनाइए। या जैसे मैं आजकल देखता हूँ कि वेजिटेबल्स कम खाते हैं बच्चे, जी। सब्जियाँ कम खाते हैं। सब्जियों पे ज़ोर रहना चाहिए, फ्रूट्स पे ज़ोर रहना चाहिए, ताज़े फ्रूट्स देने चाहिए, पानी प्रॉपर इनटेक होना चाहिए। जैसे कि गर्मी का सीज़न चल रहा है,
हमारी ये बॉडी की नीड है, एक छोटा बच्चा भी है तो उसको भी कम से कम 1 लीटर 1.25 लीटर पानी चाहिए, और वो पानी बच्चा 2 गिलास पी रहा है दिन में, तो वो गलत है, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि जो हम लोग बात ना कर पाए, वो डायरिया में जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसी को तो कंपनसेट करने के लिए आप ओआरएस या तमाम चीज़ें ले रहे हो। तो ये जो डिहाइड्रेशन की स्थिति है ना, ये नहीं बननी चाहिए। जी। तो बच्चों को आपको इम्यूनिटी का लेवल हाई रखना होगा। फ्रेश फूड्स देने हैं, वेजिटेबल्स देने हैं, आप उसको फ्रूट्स की दीजिए, ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं, चुकंदर है, गाजर है, आंवला है, ऐसे चीज़ों का सेवन जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करे। बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि यदि आप रोग के कारण को ख़त्म करें, तो आप बीमारी को तो ऑटोमेटिक ख़त्म कर लेंगे। तो इसलिए उसमें जैसे कि ज़्यादातर लोग इलाज के लिए भागते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ इलाज नहीं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करें चीज़ों को होने से, तो आपको इलाज की ज़रूरत कम पड़ेगी। जी। यही है। डॉक्टर साहब क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सूक्ष्म शब्दों में? वैसे आप बोल चुके हैं। नहीं, मैं सबसे बोले जी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उपाय ऐसा जो हो ना। तो पानी शुद्ध, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, स्ट्रीट फूड्स या बासी फूड कम खाएं, चौथा फ्रेश फूड्स ज़्यादा खाएं, पानी इंटेक रखें, और होम मेड ओआरएस या ओआरएस घर में रखें। डायरिया से बिल्कुल बचा जा सकता है। 70 से 80% केसेस में आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर यदि जाना ही पड़े तो निकटस्थ अस्पताल में जा सकते हैं। मगर एक जो आपने पूर्व में सवाल मेरे से पूछा कि क्या ये स्थिति खतरनाक भी हो सकती है यदि आप उस स्टेज को ना पहचान पाएँ जहाँ सेकंड और थर्ड स्टेज में जा रहा है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन में आप अपनी जिद ना चलाएं, हॉस्पिटल ज़रूर जाएं। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं या देखता भी हूं, जैसे ड्रिप लगाने की बात, नहीं डॉक्टर साहब दवाई से नहीं हो जाएगा, तो मैं बोलता हूं कि दवाई से हो जाता जी। यदि आप पहले आ जाते। पहले आ जाते। जी। मगर यदि फ्लूइड की नीड है तो फ्लूइड लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक चीज़ मदर के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो हम बात ना कर पाए, कि यूरिन आउटपुट देखना पड़ेगा। यूरिन यदि बच्चा नहीं कर रहा या किसी को यूरिन कम हो रही है, तो आप समझें कि डायरिया का असर ज़्यादा है, तो वो आपको थर्ड स्टेज की ओर ले जा रहा है। जी। तो यूरिन आउटपुट पे ध्यान देना है। यदि बच्चा, आप देखिए, एक तो टंग देख लीजिए, जी। टंग मान लीजिए आपको सूखा हुआ नहीं मिल रहा है, टंग मॉइस्चर है काफ़ी, तो अभी स्थिति ठीक है। पहला, आँख के आंसू जी। बराबर है, तो ठीक है। जी। यूरिन आउटपुट आप देखना, ये 3 चीज़ बड़ी जी, ध्यान डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे दर्शकों को यहाँ पर जी, देने के लिए। जी। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार झा जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह डायरिया के लक्षण और डायरिया में आपको किस तरह अपना ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आपको अपने स्वच्छता पे यहाँ पर विशेष ध्यान देना है और आप किस तरह का भोजन करें, वो शुद्ध हो और वो बहुत ज़्यादा बासी ना हो, आपको इस पे ध्यान देना है क्योंकि यही कुछ कारण होते हैं। अगर आप स्वच्छ नहीं रहते, स्वच्छ पानी नहीं पीते, स्वच्छ भोजन नहीं करते, जिसकी वजह से आपको डायरिया हो जाता है। डायरिया में आपको क्या ध्यान रखना है, डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ पर बताया। नमस्कार।